Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we are discuss on Unit 2 of Transportation Engineering subject which name is Highway Geometric Design. So हमारे बहुत सारे पिछले लेक्चर में हमने हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम पहले सुपर एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल कर्व्स को समझेंगे। उसके बाद सुपर एलिवेशन के डिज़ाइन हम किस हिसाब से कर सकते हैं और उसमें ऑफ ट्रैकिंग, ओवरटर्निंग, ये सब को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पार्ट ए, डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो खास करके आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो है बेसिकली सुपर एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, डिज़ाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन। तो ये 3 या 4 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या है। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे या कोई भी हम हाईवे पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सडनली हम देखते हैं कि टर्निंग आ जाता है, और वो टर्निंग, वो जो सडनली जो डेविएशन होता है हाईवे का, उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कर्व्स को हम डिफाइन करें तो उसको किस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि कर्व्स इन अ प्लान टू प्रोवाइड चेंज इन अ डायरेक्शन टू द सेंट्रल लाइन ऑफ अ रोड, कि वो जो सेंट्रल लाइन है रोड की, वहाँ पे जो प्लान में जो चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम सिंपली हॉरिजॉन्टल कर्व्स बोल सकते हैं। बट अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स के हिसाब से बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं अगर वो हाईवे अगर प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं उनमें से बहुत सारे एक्सीडेंट कर्व्स की वजह से और कर्व्स पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन का ये जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व, वो अच्छे से डिज़ाइन होना जरूरी है, ठीक है। तो उसकी डिज़ाइन के लिए क्या सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी डिज़ाइन के लिए कर्व्स पे सुपर एलिवेशन दिया गया है। तो सुपर एलिवेशन क्या है वो समझने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम सुपर एलिवेशन पे आते हैं, उसके पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो when a vehicle traverses a horizontal course, the centrifugal force act horizontally outward through the center of the gravity of the vehicle. हमने कई बार देखा है कि जब हम सडनली टर्न लेते हैं तो हमारा व्हीकल जो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी आउटर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लग रहा है आउटर डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव हो रहा है, वो जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम टेक्निकली पी से इंडिकेट यहाँ पे करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको हम यूनिट देंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। वहाँ पे W इज इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व्स, वो जो पूरा सर्कुलर कर्व्स है उसकी रेडियस, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल, आपका जो व्हीकल है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। और स्मॉल जी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, स्मॉल जी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये है इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। सो बेसिकली हम इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल कर्व, हम जब हाईवे पे हमारा व्हीकल ड्राइव कर रहा है तब ये सब कर्व्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब कर्व्स है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साइड है, आइनर साइड है, और ये जो आउटर साइड है, उन सब में थोड़ा डिफरेंस है। उसकी यहाँ से जो एज है वो ज़्यादा दी गई है, यहाँ पे एज बहुत कम है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली सुपर एलिवेशन है, और इसके बारे में हम आगे बहुत सारा डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस हिसाब से प्रैक्टिकली एक्ट होता है ऐसे साफ कर्व्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस इमेज के साथ समझने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो बॉक्स क्रिएट किया है वो हमारा सिंपली व्हीकल का फ्रंट सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों व्हील बेस है, व्हील बेस की मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है, उसको मैंने इंडिकेट किया है स्मॉल बी के साथ, ठीक है।
और व्हीकल का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके वहाँ से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको मैं W से इंडिकेट करूँगा, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो अगर मेरा व्हीकल ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगा और उसको रेजिस्ट हम जो फोर्स लगेंगे वो इस तरफ लगेगा। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंडिकेट करें तो उसका इक्वेशन रहेगा P इज इक्वल टू एम की स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। हमने ऑलरेडी आगे देखा, यहाँ पे m इज इक्वल टू मास ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो सिंपली जो वेट ऑफ द व्हीकल है या तो मास ऑफ द व्हीकल हम ले सकते हैं। दूसरी चीज, सेंटर से लेके जो हमारा व्हील बेस है, जो पेमेंट की सरफेस है, वहाँ तक की जो हाइट होती है उसको मैंने यहाँ पे स्मॉल f से इंडिकेट किया है। और यहाँ पे जो f है वो फ्रिक्शन दिखा रहा है कि जो हमारा व्हील बेस है उसको उसका सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन है वो इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे ए और बी, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल ए इनवर्ड डायरेक्शन है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। वो स्किडिंग इफेक्ट हम आगे समझते हैं। तो उसके पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। सो हम सबको पता है कि अगर ओवर टर्निंग है या तो मैक्सिमम टर्निंग है, तो वो टर्निंग पे हमारा व्हीकल जब हम टर्न करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होंगे और उस इफेक्ट की टेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। अगर वो इफेक्ट हो रही है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वो इफेक्ट की टेंडेंसी हम कब कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो वेट का रेशियो है उसको हम समझना पड़ेगा, और वो जो रेशियो है उसको हम इम्पैक्ट फैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है P, और व्हीकल का वेट क्या है W, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो P अपॉन W को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या तो इम्पैक्ट फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा जो इक्वेशन है वी स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, उसके बराबर हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो जाए तो वो एक अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि रेशियो जो इक्वेशन है, यहाँ से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि P को यहाँ पे P अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल, जो व्हीकल पे एक्ट होगा, तो वो नेगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व हैज टू इफेक्ट, बेसिकली दो इफेक्ट देखने को मिलेगी। फर्स्ट है टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड अबाउट द आउटर व्हील्स, और टेंडेंसी टू स्किड द व्हीकल लेटरली आउटवर्ड। तो दो चीज़ें यहाँ पे होगी कि हमारा जो व्हीकल है वो एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ पे वो व्हीकल की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पूरा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा इस तरफ। और दूसरी चीज़ हम देखें कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, तो ये जो व्हील है ये और ये दोनों व्हील पे जो फ्रिक्शन होगा वो फोर्स की वजह से यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे प्रॉपर डिजाइन नहीं हुई तो ये दोनों जो एडवर्स इफेक्ट है उसकी टेंडेंसी की वजह से ओवरटर्निंग या तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और W का रेशियो है, ठीक है, वो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो वो रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं कि ओवरटर्निंग इफेक्ट कैसे अक्योर होती है। तो बेसिकली ओवरटर्निंग इफेक्ट, the equilibrium condition for the overturning will occur when P into H is equal to WB upon 2। तो वो क्या है बेसिकली कि हमने यहाँ पे देखा कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हेड है उसके सामने हम रखेंगे W इंटू बी। तो ये जो पूरा B बेस है, व्हील बेस है, उसको हम हाफ करेंगे तो B/2 होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगेगा तो उसको हम B/2 इंडिकेट कर सकते हैं। तो P इंटू एच इज इक्वल टू W इंटू B/2, ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो हुआ, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन के साथ साथ कि P अपॉन W इज इक्वल टू B अपॉन 2 इंटू एच, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ये इक्वल है तो दिस मीन दैट there is a danger of overturning when the centrifugal force, when the centrifugal ratio P upon W or V square upon GR attain the value of B into TH। मतलब कि अगर ये मेरी B की वैल्यू बेसिकली मैं ले सकता हूँ कि ये विड्थ है व्हीकल की 2.5 मीटर, तो बेस विड्थ है ये दोनों के बीच में 1.5 मीटर हम अप्रोक्स लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेड हम अप्रोक्स लेते हैं 2 मीटर के आसपास, ठीक है।
तो ये एच को हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम इक्वेशन में जो वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू अगर इसके इक्वल टू अटेंड कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल अटेंड कर रही है, मतलब कि वहाँ पे ओवरटर्निंग इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस वैल्यू के हिसाब से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ओवरटर्निंग इफेक्ट होगा और इसका हम सॉल्यूशन लाने की ट्राई करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब पी अपॉन डब्ल्यू और वी स्क्वायर अपॉन जी आर है वो दोनों इस वैल्यू के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। पी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू बी अपॉन टू एच वो ओवरटर्निंग इफेक्ट के लिए है। दूसरी इफेक्ट की बात करें तो स्किडिंग इफेक्ट होगा। स्किडिंग इफेक्ट हमने बेसिकली देखा है कि यहाँ पे जो अगर लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको मैं लेटरल फ्रिक्शन बोलूँगा एफ। तो यहाँ पे ये व्हीकल है और ये व्हीकल है, उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड होना, यहाँ पे जो लेटरल मतलब कि हॉरिजेंटली स्किड होगा, वर्टिकली नहीं। जहाँ जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में स्किड नहीं होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटली स्किड होगा। और वो जो हॉरिजेंटली स्किड है उसको हम लेटरल स्किड बोलते हैं। तो उसकी इफेक्ट, स्किडिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसका सिंपली इक्वेशन है एफ इक्वल टू एफ पी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, और उसका रिजल्टेंट हम करें तो व्हीकल का जो वेट है डब्ल्यू उसके जितना होगा। तो सिंपल इक्वेशन रहेगा पी इक्वल टू एफ इंटू टू। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है पी और यहाँ पे फोर्स एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है। तो उसके हिसाब से एफ ए प्लस एफ बी को हम देखें तो यहाँ पे एफ ए का रिजल्टेंट और एफ बी का रिजल्टेंट, ठीक है, वो दोनों का हम देख सकते हैं कि इक्वेशन बनेगा पी इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू। अब बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी अपॉन डब्ल्यू वो रेशियो की, तो वो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो इक्वल टू एफ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब लेटरल फिक्सेशन के बराबर हो रहा है। पी अपॉन डब्ल्यू ले लेते हैं, यहाँ से डब्ल्यू को हम डिवाइड कर देंगे पी के साथ, तो इक्वेशन हमारा बनेगा पी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एफ। और पी अपॉन डब्ल्यू हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। So in other words, when the centrifugal ratio attains the value equal to the F, coefficient of the lateral friction, there is a danger of lateral skidding। मतलब कि अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो F की वैल्यू जितना आ रहा है और ये वैल्यू अटेंड कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल स्किडिंग की अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। Thus, to avoid overturning and lateral skidding on the horizontal curve, the centrifugal ratio should always be less than b upon 2h and also f। तो यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन के साथ क्या देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है p अपॉन w वो ऑलवेज जो हमारा ये ओवरटर्निंग इफेक्ट है b अपॉन टू एच उससे कम होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, या तो एफ है उससे कम होना चाहिए। तो ऑलवेज लेस देन होना चाहिए इन दोनों वैल्यू के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ओवरटर्निंग है या तो स्किडिंग इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एफ इज लेस देन टू बी अपॉन टू एच, अगर यहाँ पे ये दोनों की बात करें कि एफ की वैल्यू बी अपॉन टू एच से कम है, तो मतलब कि द व्हीकल वुड स्किड एंड नॉट ओवरटर्न, मतलब कि व्हीकल है वो ओनली स्किड होगा, यहाँ से व्हीकल ओनली स्किड होगा बट ओवरटर्न नहीं होगा। एंड देन बी अपॉन टू एच इज लोअर देन एफ, देन व्हीकल वुड ओवरटर्न ऑन द आउटर साइड बिफोर स्किडिंग। मतलब कि अगर बी अपॉन टू एच की वैल्यू लेस देन है एफ के एच से, तो वो पहले ओवरटर्न होगा उसके बाद स्किडिंग होगा। तो ये दोनों इफेक्ट हम लेस देन के इन दोनों की वैल्यू के साथ हम देख सकते हैं। जैसे कि आगे हमने देखा हॉरिजॉन्टल कर्व्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, तो वहाँ पे हमको पता चला कि अगर कोई जगह पे अगर हाईवे पे सडनली हॉरिजॉन्टल कर्व्स आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है। और वो जो एक्सीडेंट को हम रिमूव करना है, एक्सीडेंट नहीं और दूसरी जियोमेट्रिक डिज़ाइन अगर वहाँ पे हाईवे डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं किया गया है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए वहाँ पे एक जियोमेट्रिक डिज़ाइन में सुपर एलिवेशन दिया हुआ होता है। हम हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ओवरटर्न देखते हैं या तो साफ स्लोप देखते हैं, वहाँ पे जो इनर एज है हाईवे की, जो कैरिज वे है उसकी इनर एज है वो कम होती है उसकी आउटर एज से, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस दिया जाता है इनर एज और आउटर एज में, जो रेज पोर्शन होता है आउटर एज का, उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो आज हम सुपर एलिवेशन के बारे में समझते हैं।
So technically super elevation क्या है कि in order to counteract the effect of centrifugal force and to reduce the tendency of the vehicle to overturn or skid, the outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge and thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curves. And this transverse inclination to the pavement surface is also known as super elevation, cant or banking. तो क्या है बेसिकली सुपर एलिवेशन E is expressed as the ratio of the height of the outer edge with respect to the horizontal width. सुपर एलिवेशन क्या है कि हमने आगे देखा कि टेंडेंसी है व्हीकल की जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे ओवरटर्न और स्किड जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ओवरटर्न और स्किड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो टेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हमको जो आउटर एज है वो पेमेंट का वो पोर्शन राइज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है जो हॉरिजॉन्टल लेंथ पे थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल लेंथ पे ये जो प्रोविजन दिए जाते हैं आउटर एज को हम ज़्यादा रखते हैं इनर एज से, उसको हम जो पेमेंट को इंक्लिनेशन के साथ हम दी जाती है राइज पोर्शन उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। और उसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल ई के साथ। तो यहाँ पे हम इमेज के साथ देख सकते हैं कि अगर ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है यहाँ पे मेरा व्हीकल यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये पूरा कर्व है जिसके रेडियस का पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेडियस का पॉइंट है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हमारा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करेगा, बट ये जो उसके साथ साथ वो मूव के साथ साथ यहाँ पे ये व्हीकल का ओवरटर्न भी होगा और यहाँ पे जो पेमेंट सरफेस है वहाँ पे स्किडिंग भी होगा। तो ये चीज़ें हमको रिड्यूस करनी है, ये टेंडेंसी हमको रिड्यूस करनी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा ये जो हाईवे पोर्शन है उसका कैरिज है उसकी ये जो लेंथ है ये आउटर एज है और ये जो लेंथ है वो इनर एज है। तो इनर एज के कंपेयर टू आउटर एज को हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो उसका पोर्शन हम थोड़ा राइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और उसके हिसाब से जो ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो राइज पोर्शन है उसके हिसाब से जो यहाँ पे पेमेंट सरफेस पे इंक्लिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी रोड वे की विड्थ मैं कैपिटल बी के साथ इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेरा राइज पोर्शन है वो टोटल में कैपिटल ई के साथ इंडिकेट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सुपर एलिवेशन का इक्वेशन होगा जो राइज पोर्शन है वो होगा E इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू बी। तो स्मॉल ई क्या है कि हमने सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं स्मॉल ई को, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन फोर्स एफ ई और ट्रांसफर फ्रिक्शन फोर्स एफ टी इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों को रेजिस्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, एफ सी आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर एलिवेशन फोर्स और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन लगेगा। ये दोनों फोर्स की वजह से ये जो इफेक्ट है ओवरटर्निंग और स्किडिंग की ये दोनों टेंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन में सॉल्यूशन है। यहाँ पे टेक्निकली इक्वेशन के साथ और एनालिसिस के साथ सुपर एलिवेशन को समझने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा व्हीकल है उसका वेट है यहाँ पे W1, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे P है। अगर यहाँ पे सुपर एलिवेशन नहीं दिया हुआ है तो ये मेरा सिंपली एंगल बनेगा व्हीकल, बट यहाँ पे सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी सुपर एलिवेशन के हिसाब से यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ई जितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है तो उसकी वजह से ये जो W है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ से राइट एंगल के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और रेजिस्टेंस फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और उसको हम साइन अल्फा और कोस अल्फा के इक्वेशन के साथ देखेंगे तो हमारा इक्वेशन रहेगा W इंटू साइन अल्फा प्लस F इंटू W कोस अल्फा प्लस ये जो W वी स्क्वायर अपॉन जी आर इंटू साइन अल्फा जो W वी स्क्वायर अपॉन जी आर लग रहा है इंटू साइन अल्फा, ठीक है। वो किसके इक्वल टू होगा कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर सुपर एलिवेशन नहीं दिया है तो उसके इक्वल टू होगा W इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी आर इंटू कोस अल्फा। तो ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली एनालिसिस हुआ सुपर एलिवेशन के साथ।
तो यहाँ पे एनालिसिस को समझने की ट्राई करते हैं कि एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन वेर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, वो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे वेट को हम W से इंडिकेट करते हैं, वर्टिकल एक्टिंग वर्टिकल थ्रू, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू एक्ट होगा। यहाँ पे रेडियस को R से इंडिकेट करते हैं और व्हीकल की स्पीड को मीटर पर सेकंड में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा बिटवीन द व्हील्स एंड द पेवमेंट काउंटरेक्ट ट्रांसफरली अलोंग द पेवमेंट सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्स। जैसे ही हमने आगे देखा कि सुपर एलिवेशन में ये सब चीज़ें को हमको ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रख के आगे इक्वेशन देख। सो हमको इस हिसाब से जो इक्वेशन मिला है वो है W sin अल्फा प्लस एफ W cos अल्फा प्लस W v स्क्वायर अपन जी आर इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू, उसको हम सामने कंपेयर करेंगे W v स्क्वायर अपन जी आर इंटू कोस अल्फा के साथ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, ठीक है। पहली चीज़ है साइन अल्फा, तो हम सॉल्यूशन लाने की ट्राई करेंगे, तो उसको हम कोस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं अगर बोथ साइड को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे साइन अल्फा के साथ जो इक्वेशन बनेगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर वन माइनस एफ इंटू टेन अल्फा। तो ये इक्वेशन हमारा आएगा। अगर इस इक्वेशन में हम सबको पता है कि ये जो इक्वेशन है उसमें जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा बेसिकली ये विड्थ है, ये राइट पोर्शन है, और टेन अल्फा को हम एफ इंटू ई से इंडिकेट कर सकते। तो यहाँ पे जहाँ पे भी टेन अल्फा है वहाँ पे ई से इंडिकेट करते हैं, तो टेन अल्फा की जगह हम ई लिख सकते हैं, हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो। तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर वन माइनस एफ इंटू ई, ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू जो है वो लेटरल फ्रिक्शन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस उसकी वैल्यू है 0.15 जो डिफॉल्ट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.15, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा जो सुपर एलिवेशन है उसकी वैल्यू है 0.7, वो हम आगे मैक्सिमम और मिनिमम सुपर एलिवेशन में पढ़ेंगे। तो एज पर IRC ये दोनों वैल्यू फिक्स है हमारी, तो वो देन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू करीब 1 के आसपास मिलेगी। तो ये जो यूनिट वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या रहेगा, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर कई जगह पे हमको सुपर एलिवेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, फ्रिक्शन मुझे पता है, व्हीकल कौन सी स्पीड से जा रहा है वो पता है, और जी की वैल्यू पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पर मुझे रेडियस नहीं पता है, तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे वो पूरे कर्व्स की सेंटर से रेडियस कितनी है वो फाइंड करनी है, तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन में हम आर को इंडिकेट करके आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ब्रैकेट में एफ प्लस ई, उसके साथ साथ हम रेडियस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से जो यहाँ पे जो कर्व्स की रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व्स की, वो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम व्हीकल की स्पीड जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो रखेंगे मीटर पर सेकंड, बट बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो व्हीकल है वो किलोमीटर पर आवर में हम उसकी वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, आर की वैल्यू तो हमारे पास मीटर में ही है, ठीक है। तो अगर मैं उसको इंडिकेट करूँगा कैपिटल वी के साथ, तो वो सिंपल इक्वेशन बनेगा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सुपर एलिवेशन के लिए इक्वेशन है। जब भी एग्जाम में सुपर एलिवेशन का कोई भी एग्जाम्पल आएगा या तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको सुपर एलिवेशन के बारे में पूछा जाए तो सुपर एलिवेशन को हम इंडिकेट करेंगे, ये सब इक्वेशन के साथ साथ हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सबको पता है कि ये जो इक्वेशन है, आगे जो हमने इक्वेशन के बारे में देखा, तो वो इक्वेशन में स्मॉल ई जो है वो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, उसको हम टेन थीटा या टेन अल्फा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन अथवा कोएफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस कितनी है 0.15। स्मॉल वी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल, जिसकी वैल्यू रहेगी मीटर पर सेकंड में, अगर वहाँ पे कैपिटल वी दिया हुआ है तो वो रहेगी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व्स और m इंटू जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब बात करें मैक्सिमम और मिनिमम सुपर एलिवेशन की, तो
एज पर इंडियन रोड कांग्रेस यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा जो हाईवे है वो अलग अलग टेरेन पे बनाया गया है, हमने ऑलरेडी आगे जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में जो सर्वे किए हैं उसमें हम प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन और हिली रोड के बारे में हमने देखा था। तो ये सब अलग अलग टेरेन है या तो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से हमारा जो सुपर एलिवेशन है उसका रेट भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो एज पर इंडियन रोड कांग्रेस सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है और मिनिमम लिमिट क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और जीटीयू के एग्जाम के रिगार्डिंग ये जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे कंपलसरी याद रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो as per Indian Road Congress had fixed the maximum limit of the super elevation in a plain or rolling terrain and is snowbound areas as 7%। तो क्या है, अगर प्लेन टेरेन है, रोलिंग टेरेन है या तो स्नो बाउंड एरिया है, तो कोई भी इंडिया में कोई भी इस कंडीशन में हमारा हाईवे बन रहा है और वहाँ पे कर्व्स आ रहा है तो वहाँ पे मैं सुपर एलिवेशन रखूँगा तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू मेरी 7% होनी चाहिए। मैक्सिमम ये 7% के ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, ये एरियाज में, तो उसको हम इलीगल बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑन हिल रोड नॉट बाउंड बाय स्नो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, कोई हिली रीजन पे स्नो से बाउंड नहीं है, ठीक है, हमारा एरिया, तो वहाँ पे सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, 10%। हिली रोड के लिए कितना होना चाहिए, 10%। वो वैल्यू मैक्सिमम 10% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है अर्बन रोड्स पे, तो अर्बन रोड हम देखते हैं कि अर्बन सिटीज़ में जहाँ पे कर्व्स या सडनली फ्रिक्वेंटली इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत कम जगह पे सुपर एलिवेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सुपर एलिवेशन की लिमिट कितनी है, 4%। तो अर्बन रोड पे जो सुपर एलिवेशन है उसकी वैल्यू 4% से एक्सीड होनी नहीं चाहिए। तो ये IRC की वैल्यू है कि सुपर एलिवेशन के लिए। दूसरी बात करें मिनिमम वैल्यू की, हमने मैक्सिमम वैल्यू तो देख ली कि प्लेन के लिए प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 7%, स्नो बाउंड के लिए 10%, हिली रोड में 10% और अर्बन सिटीज़ में 4%। बट मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो हम ले रहे हैं, जो कैम्बर है, कैम्बर होता है, हमने आगे भी देखा कि कैम्बर का पर्पज होता है कि जो सरफेस वाटर है वो ड्रेन ऑफ होके ड्रेनेज में चला जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्लाइटली पोर्शन क्राउन दे रहे हैं, उसको हम कैम्बर बोलते हैं। तो वो जो कैम्बर है उससे कम नहीं होना चाहिए, सुपर एलिवेशन कोई भी जगह पे कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या है कि कैम्बर जितनी तो सुपर एलिवेशन या तो कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व से जो भी कैम्बर है उसकी जितनी तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मिनिमम एलिवेशन है फ्रॉम द ड्रेनेज कंसिडरेशन, it is necessary to have a minimum cross to drain of the surface water. If the calculated super elevation is equal to or less than the camber of the road surface, then the minimum super elevation to be provided on the horizontal curve may be limited to the camber of the surface। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द सुपर एलिवेशन। सो आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिज़ाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के स्टेप बाय स्टेप हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पार्ट ए के लिए आज के हमने जो टॉपिक कवर किए वो है हॉरिजॉन्टल कर्व्स और सुपर एलिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन और मिनिमम सुपर एलिवेशन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किया। कल हम देखेंगे डिजाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन, उसके साथ साथ अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन ऑन फील्ड, जब सुपर एलिवेशन कर रहे होते हैं तो उसको किस हिसाब से किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में जो भी आपको डाउट रहा होगा वो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके या तो हम जो गूगल मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।